सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को हिंदी पुस्तक के कक्षा 9वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ 2.2 गद्दार कौन। इस पाठ के लेखक है नारायण लाल परमार। आइए उनके बारे में जानते हैं। नारायण लाल परमार के बारे में थोड़ा सा। नारायण लाल परमार का जन्म 1 जनवरी 1927 को हुआ। वे छत्तीसगढ़ में नई कविता के प्रारंभिक कवियों में से एक थे। वे हिंदी और छत्तीसगढ़ी के ख्यातिमान अर्थात प्रसिद्ध कवि थे। बच्चों के लिए भी उन्होंने कई विधाओं में बहुत सी किताबें लिखीं। उनकी प्रमुख कृतियां रोशनी के घोषणा पत्र, कांवर भर धूप, खोखले शब्दों के खिलाफ, सब कुछ निस्पंद है तथा विस्मय का वृंदावन। साहित्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें मुक्तिबोध सम्मान मिला। 27 जुलाई 2003 को उनका निधन हुआ है। आइए उनकी शुरू करते हैं पाठ। नवलगढ़ राज्य में यह प्रथा चली आ रही थी कि हर साल दशहरे के दिन राजधानी में एक बड़ा मेला भरता, मतलब मेला लगता। प्रजा का हर व्यक्ति राजा को अपनी शक्ति के अनुसार भेंट चढ़ाता, मतलब उपहार देते। भेंट भेंट मतलब उपहार। राजमहल खूब सजाया जाता। नगर में कम उत्साह नहीं रहता। किस नगर में? नवलगढ़ राज्य के जो राजधानी है ना। दूर दूर से नृत्य मंडलियां आती, संगीत के कलाकारों का जमाव होता और रामलीला का तो जैसे अंत ही ना होता। सचमुच राजधानी मानिकपुरी। नवलगढ़ राज्य की राजधानी क्या है? मानिकपुरी। उस दिन सजी धजी दुल्हन से कम ना लगती, मतलब बहुत ही बढ़िया ढंग से, सुंदर ढंग से उसको मानिकपुरी को सजाया जाता था। उस साल भेंट इतनी अधिक चढ़ी कि राजा राम शाह खुद आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने राजा साहब की तारीफ के पुल बांध दिए। उन्होंने राजा साहब की तारीफ के पुल बांध दिया और उनकी तुलना भगवान श्री रामचंद्र जी से करने लगे। वे सब कहने से भी न चूके कि संसार में ऐसा कोई राज्य है तो वह नवलगढ़ राज्य, जिसमें शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। मतलब अमीर गरीब, ऊंच नीच, छोटे बड़े, इसका कोई भेद नहीं, सब एक समान एक जैसे रहते हैं। राजा साहब सुनकर खुश हुए। पंडित राम भगत को वे राजपुरोहित कम और अपना दोस्त अधिक समझते थे। ठीक है, यहाँ पर राजा राम शाह राजा है और राम भगत कौन है? राजपुरोहित है ना। और उसे वो राजपुरोहित कम अपना दोस्त अधिक समझते थे। अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए उन्होंने पंडित को ढेर सारी सोने की मुद्राएं भेंट की। मुद्राएं अर्थात मोहरे या सिक्के। ठीक है, सोने के सिक्के समझ लीजिए। रात को पंडित जी के घर में पंडित जी रात को पंडित जी घर में पंडिताइन से कहने लगे कि यह बूता पंडित राम भगत का ही है। उन्होंने राजा साहब के यश को चारों दिशाओं में फैला दिया है। राजा साहब उनकी हर बात को आदर पूर्वक मान लेते हैं। दूसरे राजाओं की तरह वे विलासी या आराम तलब नहीं है। विलासी मतलब ऐश्वर्य में ही लगे रहना, है ना, हमेशा आराम करना, ऐसे वो नहीं थे। वे प्रजा की भलाई का भी सदा ध्यान रखते हैं। प्रजा भी उन्हें सच्चे मन से चाहती है। जीवन की सफलता के अनेक रहस्य उन्होंने राजा साहब को सिखलाए हैं। इस तरह नींद आने से पहले पंडिताइन यह मान गई कि सचमुच उसके पति नवलगढ़ राज्य के एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, मतलब राम भगत। पंडित राम भगत जब कभी समय मिलता अपनी इस विद्या की थोड़ी बहुत वानगी अपने इकलौते पुत्र रामचरण को भी देते। मतलब अपनी जो विद्या है वो कभी समय मिलता तो अपने पुत्र रामचरण को भी देते। और उनको यह पक्का विश्वास था कि एक ना एक दिन
जब राजा साहब की जगह उसका पुत्र ले लेगा, राम साहब का पुत्र उसका जगह ले लेगा, तो उसकी जगह भी रामचरण बखूबी ले लेगा। कहने का मतलब कि राजा का पुत्र मतलब राजकुमार जब राजा बनेगा, है ना, तो रामचरण का जो राम भगत का जो पुत्र रामचरण है वो भी राजपुरोहित बन जाएगा। अभी तो राजपुरुष राजपुत्र और ब्राह्मण कुमार की पढ़ाई अलग अलग होने लगी है। मतलब राजा का जो बेटा है उसकी पढ़ाई, और ब्राह्मण अर्थात रामचरण, राम भगत की का बेटा रामचरण, उसकी पढ़ाई अलग अलग होने लगी है। एक दिन ऐसा भी आया कि राजेंद्र शाह राजा हुए, ठीक है। राम शाह का बेटा राजेंद्र शाह, है ना, उसका बेटा जो है वो राजा हुए, और पंडित जी का बेटा उसका राजपुरोहित। नई उम्र, दोनों के दोनों नई उम्र थी, नए विचार थे। आरंभ से ही दोनों टकराने लगे, मतलब दोनों के विचार मेल नहीं खा रहे, मेल नहीं हो रहे हैं। राजेंद्र शाह अपने पिता से भिन्न, उद्दंड और विलासी था। उसका जो पिता है राम शाह, है ना, वो उद्दंड और विलासी नहीं है। वो प्रजा के हित के लिए सोचते थे और लोगों के कहना मानते थे। लेकिन उसके विपरीत है राजेंद्र शाह, वो उद्दंड है, बात नहीं मानते हैं, और हमेशा नाच गाना देखने में ही व्यस्त रहते थे, मदिरा पान करने में ही व्यस्त रहते थे। इसके विपरीत रामचरण कुछ अधिक बुद्धिवादी और तर्क करने वाला था। और वहीं पर जो राम भगत का जो पुत्र है रामचरण, वो अपने पिता से भी और अधिक बुद्धिमान और तर्कशील व्यक्ति है ना। अब रोज सवेरे नृत्य और संगीत की महफिल जमती। राजेंद्र शाह को बड़ा मजा आता। रामचरण बीच में कभी उन्हें टोकता, बीच बीच में उसको टोकता, प्रजा की ओर उनका ध्यान खींचता, तो वे झिड़क देते, मतलब भड़क जाते। अजीब परिस्थिति आ गई। वैसे रामचरण जानता था कि बुरी आदतों को जल्दी बदला नहीं जा सकता। वह अपमान सहता और अपने कर्तव्य का पालन करता जाता। परंतु कब तक? इधर राजा की विलासप्रियता बढ़ती गई और उधर खजाना खाली होता गया। ठीक है, इधर राजा जो है वो विलासप्रियता, उसकी विलासप्रियता बढ़ती ही गई, है ना, जिससे वो खजाना को खाली ही करते गया वो, है ना। प्रजा के दुख बढ़ने लगे। रामचरण ने राजा को आखिरी नेक सलाह दी। परिणाम में उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ठीक है, एक नेक सलाह देने के कारण उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। रामचरण निराश नहीं हुआ। उसने आसपास के गांव में शिक्षा का बीड़ा उठा लिया। ठीक है, बीड़ा उठाना मतलब जिम्मेदारी लेना। तो आसपास के गांव में शिक्षा का प्रसार, मतलब लोगों को शिक्षित करने का काम या जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया। उसे इस काम में बड़ी सफलता मिली। धीरे धीरे राजा के कुछ खुशामदियों ने, मतलब चापलूसों ने, उन लोगों को यह बात खलने लगी। ज्यों ज्यों रामचरण का यश बढ़ता जाता, त्यों त्यों उसकी शिकायतें भी बढ़ती गई। एक दिन उसे प्रजा को भड़काने के आरोप में राजा के सामने पेश किया गया, मतलब प्रस्तुत किया गया या लाया गया। नए राजपुरोहित ने मामले को संगीन बताया। संगीन मतलब बहुत बड़ा अपराध। उसने कहा, प्रजा को राजा के विरुद्ध भड़काना सबसे बड़ा पाप है। राज दरबारियों ने भी हामी भरी, मतलब बाकी जो राज दरबार मंत्री मंत्री है उन लोग भी उसका साथ दिया। बेचारा रामचरण क्या करता, उसकी एक न सुनी गई। मृत्युदंड सुनाने के पहले राजेंद्र शाह ने पूछा कि यदि कोई अंतिम इच्छा है तो कहो। रामचरण ने कहा, महाराज, अब तक मैंने आपको अपनी शक्ति के अनुसार बहुत सी बातें बतलाई हैं। अब चाहता हूं कि मोतियों की फसल उगाने का गुर भी आपको बता दूं। ठीक है, कि बोल रहा है रामचरण कि मैंने आपको अपनी शक्ति के अनुसार, या मुझे जितनी ज्ञान के जितना ज्ञान था उसके अनुसार आपको बहुत सारी बातें सिखलाई या बताई है। अब चाहता हूँ कि मोतियों की फसल उगाने का
गुर, गुर अर्थात रहस्य भी आपको बता दूं। यह सुनना था कि दरबारी दंग रह गए। ठीक है, दरबारी मतलब दरबार में जितने बाकी लोग थे, मंत्री और बाकी अन्य लोग, वो सभी के सभी दंग रह गए। कुछ लोगों को शंका हुई कि यह कहीं धोखा देकर भाग न जाए, परंतु राजा ने उस पर विश्वास किया। हम तुम्हें मौका देंगे, अपनी यह विद्या तुम हमें अवश्य सिखा दो। राजा से आज्ञा लेकर रामचरण अपने काम में जुट गया। उसने कुछ बीघे जमीन ली। कुछ बीघे मतलब कुछ एकड़ समझ लीजिए। कुछ एकड़ जमीन ली, उसे जोत कर उसमें गेहूं डलवा दिए। उस खेत को जोत कर उसमें क्या डलवा दिए? गेहूं बो दिए, छिड़क दिए। शर्त यह रखी कि वह अपना काम चुपचाप ही करेगा, कोई भी उसमें बाधा ना डाल सकेगा। दुश्मनों ने बहुत चाहा कि देखे आखिर यह वह पंडित का बच्चा क्या करता है। अर्थात राम भगत ने वो मोतियों का फसल कैसे उगारा करके वो देखना चाहते थे, परंतु वे रामचरण के काम की टोह ना पा सके। लेकिन वो रामचरण के काम का वो टोह मतलब रहस्य को नहीं पा सका। समय पर अंकुर निकले और फिर पौधे बड़े हो गए। कुछ समय बाद उसमें अंकुर निकले गेहूं के, और फिर वो पौधे बड़े हो गए। एक धुंध भरी सुबह, जैसे अभी ठंड का मौसम है, तो अभी आप लोग सुबह सुबह देखते होंगे 6 बजे के आसपास उठने से धुंध दिखते रहता है, धुआं, है ना। तो ऐसे ही एक धुंध भरी सुबह को रामचरण राजा और उसके मुसाहिबों मतलब उसके जो चाटुकार जो लोग हैं, उनको लेकर खेत पर पहुंचा। हर पौधा ओस की सुनहरी बूंदों से जड़ा हुआ था। गेहूं का हर एक पौधा, है ना, वो सुनहरी बूंदों से, सुनहरी बूंदों मतलब क्या, ओस जमी हुए हैं उसमें, ओस की बूंद, है ना, और वो सूर्य की किरण पड़ने से सुनहरे रंग का दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो वो पूरे के पूरे एकदम ऐसे दिखाई दे रहे हैं पूरे खेत कि उसमें मोती लगे हुए हैं, वो भी कैसे, सुनहरी। रामचरण ने कहा, लीजिए मोतियों की फसल। एक मुसाहिब ज्यों ही उसे तोड़ने के लिए बढ़ा, एक मुसाहिब मतलब उसका जो चाटुकार जो मंत्री लोग हैं, है ना, वो ज्यों ही उसे तोड़ने के लिए बढ़ा, रामचरण चिल्लाया, ठहरो, यह मोतियों की पवित्र फसल है, इसे वही व्यक्ति हाथ लगा सकता है जिसने अब तक देश के प्रति गद्दारी न की हो। ठीक है, क्या बताया उसने, क्या बोला? इसे वही व्यक्ति हाथ लगा सकता है जिसने अब तक देश के प्रति गद्दारी न की हो। सबके चेहरे फीके पड़ गए, सब घबरा गए। कुछ देर तक वे एक दूसरे की सूरत देखते रहे। ठीक है, वे उतने उसके जितने मंत्रीगण हैं और या बाकी दरबारीगण हैं, वो सभी एक दूसरे के चेहरे को सूरत को देखते रहे और फिर जिधर से जाते बना चल दिए। अंत में बचे राजा, उनकी आंखें आत्मज्ञान से मानो चमक उठी। दूसरे ही पल उसका उनका मस्तक पंडित रामचरण के चरणों में था। अब यहाँ पर उनकी आंखें आत्मज्ञान से मानो चमक उठी का मतलब क्या है कि भाई वो समझ गया, राजा समझ गया कि बाकी जितने भी उसके मंत्री और बाकी जो दरबारी लोग हैं, है ना, वो सभी के सभी चाटुकार है, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उसके प्रशंसा करने वाले लोग हैं, है ना। तो उसको अब आत्मज्ञान हो गया कि रामचरण ही उसका सच्चा मित्र या सच्चा हितैषी है ना। तो इस आत्मज्ञान से उसकी आंखें चमक उठी, है ना। इस बात का ज्ञान हो गया उसको कि बाकी जितने भी लोग हैं वो क्या है, धोखेबाज है ना। और इसीलिए दूसरे ही पल उसका मस्तक पंडित रामचरण के चरणों में था, मतलब अपने रामचरण को अपना प्रणाम करता हो, है ना। ये शब्दार्थ देख लीजिए। लालसा अर्थात प्राप्त करने की इच्छा, विलासी अर्थात आमोद प्रमोद या मनोरंजन, है ना। और व्यसन में डूबा रहने वाला, बखूबी मतलब अच्छी तरह से, भली भांति, उद्दंड अर्थात अक्खड़,
जो बात ना माने, है ना। गुर अर्थात युक्ति या कार्य सिद्धि का मूल मंत्र। आराम तलब अर्थात आराम करने की इच्छा या रखने वाला। मुसाहिब मतलब चाटुकार। आइए, इस तरह से ये पाठ पूरा हो गया।